मियोसिस सेकंड है। चलिए मियोसिस सेकंड, तो क्या बताओ क्या ये भी कैरियोकाइनेसिस ही तो है? पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। तो मियोसिस सेकंड का पहला फेज कौन सा आएगा? प्रोफेज फर्स्ट। क्या आएगा? प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज क्या आएगा? सेकंड आएगा। चलिए पढ़ते हैं। मियोसिस सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली। कह रहे हैं जो मियोसिस सेकंड है वो तुरंत क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद। ये कौन सा साइटोकाइनेसिस था? मियोसिस फर्स्ट का साइटोकाइनेसिस। मियोसिस फर्स्ट का साइटोकाइनेसिस जैसे कंप्लीट होता है, मियोसिस सेकंड का प्रोफेज सेकंड क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है बहुत जल्दी। कह रहे हैं यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली एलोंगेटेड। यहां पर क्या लिखा है? क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड, यानी क्रोमोसोम पूरी तरीके से इलोंगेट होने से पहले। क्रोमोसोम इलोंगेट हो रहा है, इसका मतलब क्रोमोसोम क्या कन्वर्ट बनाने जा रहा है? क्रोमैटिन। क्या बनाने जा रहा है? यानी क्रोमोसोम क्रोमैटिन बनाने से पहले ही पहले क्या स्टार्ट हो जाता है? मियोसिस सेकंड। अब मुझे बताओ क्या मियोसिस फर्स्ट का जो टीलोफेज फर्स्ट होता है उसमें क्रोमोसोम पूरी तरीके से क्रोमैटिन बनाता है? नहीं, बना ही रहा होता है, उससे पहले क्या स्टार्ट हो जाता है? मियोसिस सेकंड। बात समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ते हैं। इन कंट्रास्ट टू द मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड इज रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। बस दिमाग में इतना रखना है, मियोसिस सेकंड जो होता है वो किसके जैसा है? मियोसिस सेकंड किसके जैसा है? माइटोसिस के जैसा है। अब बताओ क्या माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है? नहीं होता है। माइटोसिस में जो जो हुआ था वही क्या होगा? अब मियोसिस में होगा। मियोसिस कौन सा? फर्स्ट सेकंड सेकंड। बस इतना दिमाग में रखना कि मियोसिस सेकंड जो होता है वो किसके जैसा होता है? माइटोसिस के जैसा होता है। अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर हम प्रोफेज सेकंड पढ़ रहे हैं ना, बताओ प्रोफेज सेकंड अगर है तो क्रोमोसोम तो पहले से ही कंपैक्ट है ना। अगर मान लो थोड़ा बहुत क्रोमैटिन बना भी चुका है तो फिर से क्या हो जाएगा? कंपैक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले से पता है जो प्रोफेज होता है उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम का कंपैक्शन ही तो होता है। क्रोमोसोम क्या करता है? कंडेंस करता है। अब मुझे बता दो, अगर मेरे पास सेल है तो सेल के पास ये दिखाया गया है, ये पूरी सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस भी तो होगा। अरे बोलो क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। अब मुझे बता दीजिए यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? डिसअपियर। अरे ये तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है भाई, किसी भी प्रोफेज में जाओगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो क्या हो जाएगी? गायब ही तो हो जाएगी ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, कह रहे हैं डिसअपियर एट द एंड ऑफ द प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड के अंत में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी। अच्छा बताओ क्या प्रोफेज फर्स्ट में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी? जब प्रोफेज फर्स्ट में गायब हुई थी तो प्रोफेज से मेटाफेज, मेटाफेज से आप एनाफेज, एनाफेज से टीलोफेज, और टीलोफेज पर क्या होता? साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस के बाद दो सेल बनी थी ना। अच्छा अगर दो सेल बन गई थी तो सेल के अंदर तो क्या होगा भाई? यहां पे देखो ये सेल थी, दो सेल, तो ये क्या है? सेल। ये दोनों क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये दोनों क्या है? अरे ये दोनों क्या है? ये वाला, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो डायाड ऑफ द सेल बनी थी उसमें अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बन चुकी थी ना। तो बताओ अगर यही सेल दोबारा फिर से प्रोफेज सेकंड में जाएंगी तो प्रोफेज सेकंड का तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है कि अंत में क्या होने वाला है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने वाला है। तो बताओ ये जो दोनों सेल जब प्रोफेज सेकंड में जाएंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होगा? इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा। अरे बोलो। और जब इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा, तुम्हें पता जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? गायब होती है, तुम्हें पता क्या होता है? क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं। ये तो होता है ना भाई, जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? गायब होगी, सारे क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर बिखर जाएंगे। आगे लिखा है द क्रोमोसोम क्रोमोसोम अगेन बिकम द कंपैक्ट। कंपैक्ट क्यों हो गए क्रोमोसोम? प्रोफेज चल रहा था। अब प्रोफेज में पहला काम क्या होता है? प्रोफेज में काम होता है क्रोमोसोम का कंडेंसेशन। क्या होता है? क्रोमोसोम का कंडेंसेशन। मैंने कहा था अगर टीलोफेज फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोम क्रोमैटिन थोड़ा बहुत बना चुका होगा तो प्रोफेज सेकंड के अंदर उस क्रोमैटिन को हम फिर से कंडेंस करके क्या बना लेंगे? फिर से क्रोमोसोम बना लेंगे। अरे बोलो। लेकिन मियोसिस में टीलोफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम होता है पूरी तरीके से क्रोमैटिन तक पहुंच ही नहीं पाता है, उससे पहले मियोसिस सेकंड क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है।
तो बताओ क्या आपको प्रोफेज सेकंड के अंदर उतना ज्यादा क्रोमोसोम का कंपैक्शन या कंडेंसेशन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो दो काम हो गया प्रोफेज सेकंड का। पहला काम क्या हो गया सर, क्रोमोसोम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से कंपैक्ट हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। यहां तक की बात क्लियर? अब आगे बताओ, अगर जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे गायब होगी, क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में बिखर जाएंगे, और सेल के साइटोप्लाज्म में जैसे बिखर जाते हैं, बताओ कौन सा फेज आएगा इसके बाद, मेटाफेज सेकंड। बताओ मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम सेल में जहां पर भी होंगे उस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से हम स्पिंडल फाइबर को बांध देंगे, और बांधने के बाद में क्रोमोसोम कहां लेके आएंगे, इक्वेटर पे लेके आएंगे। कहां पे लेके आएंगे? अब बात समझ लो, अब बात में समझना है। तो मैंने कहा मेटाफेज सेकंड, एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर। क्रोमोसोम कहां अलाइन जाएंगे, इक्वेटर पर। द माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल बोले तो स्पिंडल फाइबर, फ्रॉम द अपोजिट पोल, अब कहां से आ रहे हैं, अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर। लेकिन अब ध्यान दो, यहां पे जो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ रहा है, ये काइनेटोकोर किसका होगा, ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड। किसका होगा? अच्छा बताओ, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट में जो काइनेटोकोर से माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ रहा था, वो काइनेटोकोर किसका था, सिस्टर क्रोमैटिड का था या होमोलैगस क्रोमोसोम का था, होमोलैगस क्रोमोसोम का था। अरे बोलो, यहां पर क्या है, यहां पर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, स्पिंडल फाइबर जो है वो अपोजिट पोल से आ रहे हैं और क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड के काइनेटोकोर से जुड़ रहे हैं ना। अब देखो फिगर में मैं थोड़ा आपको दिखा दूं, यहां पर चलो ये देखो, यही तो मेटाफेज है। मेटाफेज अगर ये है तो मुझे बताओ, एक सेल, अगर मैं अभी एक सेल को छोड़ देता हूं, अभी मैं केवल एक सेल लेके चल रहा हूं, डायड बना था ना, अरे बना क्या था, डायड बना हुआ था। अब मैं डायड में से एक सेल को लेके चल रहा हूं, मैंने कहा सर ऊपर वाली सेल आप मान के चलेंगे, नीचे वाली सेल को मैं हटा दे रहा हूं, जो कहां होगा, चलो दिख रहा पीछे तक, यहां होता है, ये था प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, गायब हो गई, ये पूरी तरीके बिखर जाएंगे। अब बिखरने के बाद क्या होगा, पहले माइक्रोट्यूब्यूल जो होगा स्पिंडल फाइबर, वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर कितनी सेल है, सॉरी यहाँ पर कितने क्रोमोसोम हैं, दो ही तो है ना, यहाँ भी कितने हैं, अच्छा ये मेटाफेज सेकंड है, मेटाफेज सेकंड के अंदर क्रोमोसोम कहाँ लगते हैं, इक्वेटर पर। अब मुझे बताओ, अगर ये मेटाफेज सेकंड है, अब बताओ इक्वेटोरियल प्लेट कितनी बनेगी, एक या दो, अब इक्वेटोरियल प्लेट कितनी बनेगी, एक या दो, एक या दो, अरे एक दिख रही है, दो कहां बनेगी, इक्वेटोरियल प्लेट कितनी बनेगी यहां पर, एक या दो, एक बनेगी ना, दो कहां बनी थी, मेटाफेज फर्स्ट, क्यों, वहां पर होमोलैगस क्रोमोसोम आमने सामने थे। अब यहां तो कोई होमोलैगस क्रोमोसोम है नहीं, क्यों नहीं है भाई, कुछ याद आया? अभी आज ही फिगर मैंने समझाया था, व्हाइट के सामने होमोलैगस कौन था, व्हाइट के सामने ग्रीन था, व्हाइट के सामने ग्रीन था, और जब एनाफेज आया था तो व्हाइट और ग्रीन में से व्हाइट वाला ऊपर आ गया था। अरे बोलो ना, तो मैं बता सकता हूं, क्या मैं समझाने के कह सकता हूं ये व्हाइट वाला क्रोमोसोम है। अगला मेरे पास क्या था, पिंक था और येलो था ना, पिंक और येलो था, दोनों होमोलैगस थे। जब दोनों अलग हुए थे तो पिंक वाला ऊपर और येलो वाला नीचे। अरे बोलो, तो मैं कह दूं क्या ये येलो, ये पिंक वाला है, क्या व्हाइट के साथ पिंक अलग हुआ था और ग्रीन के साथ में येलो अलग हुआ था, तो मैं कौन सी सेल मांग चल रहा हूं, अभी एक ही सेल मांग चल रहा हूं ना। अरे बताओ, तो क्या यहां पर होमोलैगस क्रोमोसोम है, नहीं भाई, होमोलैगस क्रोमोसोम तो दूसरी सेल में चला गया। इतनी बात क्लियर है? अब मेरे पास होमोलैगस क्रोमोसोम नहीं है। मैंने कहा मियोसिस सेकंड जो होता है वो माइटोसिस के जैसा होता है। बताओ माइटोसिस के मेटाफेज में कितने इक्वेटोरियल प्लेट बने थे? मैंने कहा था जितने क्रोमोसोम होंगे सारे एक ही प्लेट पे क्या होंगे, अलाइन हो जाएंगे। अच्छा क्लियर? बताओ यहाँ पर कितने क्रोमोसोम थे? दो मैं मान चल रहा था, अगर मैं दो मान के चल रहा था, दोनों क्रोमोसोम कहाँ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे आएंगे। अब बताओ यहाँ पर एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड,
और एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाते हैं? अरे सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं ना। और सिस्टर क्रोमेटिड है तो इसका ये कैरेंटोकोर ऊपर वाला, ये कैरेंटोकोर, बताओ इसका ऊपर वाला कैरेंटोकोर ऊपर वाले छोर से जुड़ा हुआ है और नीचे वाला नीचे वाले छोर से जुड़ा हुआ है। क्लियर बात? बताओ तुम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो। मेटाफेज अगर फर्स्ट था तो मेटाफेज फर्स्ट के अंदर होमोलैगस क्रोमोसोम आमने सामने थे। इस होमोलैगस क्रोमोसोम का ये वाला कैरेंटोकोर और ये वाला कैरेंटोकोर दोनों ऊपर से जुड़ा हुआ था, याद है ना? ये वाला होमोलैगस क्रोमोसोम, इसका कैरेंटोकोर ये वाला ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों कहां जुड़े थे? अब यहां पे देखो, यहां तो एक ही क्रोमोसोम है और ये सिस्टर क्रोमेटिड है। सिस्टर क्रोमेटिड के जो कैरेंटोकोर होते हैं वो अपोजिट पोल से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। दिखे आपको? यही डिफरेंस था दोनों में। क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ, अगर मेटाफेज सेकंड है तो मेटाफेज सेकंड के अंदर कौन से क्रोमोसोम अलाइन होंगे? यहां पर ऐसे क्रोमोसोम जिसके पास होगा सिस्टर क्रोमेटिड होगा। मैंने कहा सर मेटाफेज सेकंड में क्या होता है? क्रोमोसोम कहां आ जाएंगे? इक्वेटर पर आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे? इक्वेटर पर आ जाएंगे। और जो क्रोमोसोम इक्वेटर पर आए हैं, अब क्या होगा? इक्वेटोरियल प्लेट से, यानी कि अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर जो होगा वो काइनेटोकोर से जुड़ेगा। लेकिन अब जो काइनेटोकोर होगा वो किसका काइनेटोकोर होगा? सिस्टर क्रोमेटिड वाला काइनेटोकोर होगा। नहीं समझ में आया? आया या नहीं आया? मुझे एक भी दे दो। लो सब लोग देखो मेटाफेज फर्स्ट, सब लोग देखो मेटाफेज फर्स्ट। दिखा मेटाफेज फर्स्ट? आज नहीं समझाएंगे ना। मेटाफेज फर्स्ट दिखा सबको? क्या लिखा हुआ है? बाईवैलेंट क्रोमोसोम। क्या लिखा हुआ है? अब बताओ, बाईवैलेंट है तो बाईवैलेंट बनने के लिए तो पेयरिंग चाहिए। और पेयरिंग किसके बीच में होती है? होमोलैगस क्रोमोसोम। बताओ अब मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं, आया मैं तुमसे पूछूं अगर कि मेटाफेज फर्स्ट के अंदर कौन से क्रोमोसोम के बीच जो होते हैं, जो कौन से क्रोमोसोम होते हैं जो इक्वेटोरियल प्लेट पे होते हैं? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेटाफेज फर्स्ट में कौन सा क्रोमोसोम है? लाल वाला क्रोमोसोम, एनालॉगस। कौन सा? एनालॉगस। ये क्या होता है? एनालॉगस क्या होता है? अच्छा, वाह भाई, सही है तुम्हारा, एकदम सही जा रहा, सही जा रहे हो। चलो इवोल्यूशन बाद में पढ़ लेना तुम ना। होमोलैगस, एनालॉगस, कुछ याद आया? अगर इवोल्यूशन पढ़ा होगा तब। होमोलैगस, एनालॉगस सब कुछ सेम सेम ना। और तुम्हारी ओरिजिन उनकी ओरिजिन सब कुछ सेम सेम, तुम्हारा फंक्शन उनका फंक्शन सब कुछ सेम सेम, यही तो है ना। अब गए ये ना, टहलते रहो। चलो ठीक है, टहलो टहलो, कोई बात नहीं है। मेटाफेज फर्स्ट पे आओ। बताओ मेटाफेज फर्स्ट में कौन सा क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे होता है? बाईवैलेंट। और बाईवैलेंट बनने के लिए होमोलैगस क्रोमोसोम आमने सामने। यहां तक बात क्लियर? अब मुझे बताओ मेटाफेज सेकंड में कौन सा क्रोमोसोम है जो इक्वेटोरियल प्लेट पर है? ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। बस समझ में आ गए? तो मैंने कहा सर मैं एक सेल की मांग चल रहा था, मेरे पास दो क्रोमोसोम पहले पे थे, अभी भी कितने क्रोमोसोम हैं? अब मुझे बताओ एनाफेज सेकंड क्या गया? एनाफेज सेकंड में क्या होता है? एनाफेज सेकंड मैंने कहा मियोसिस सेकंड वैसे जैसे कि माइटोसिस। मुझे बताओ पहले माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता था? स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रो। और सेंट्रो में मतलब वो जगह जहां पर सिस्टर क्रोमेटिड आपस में क्या है? अटैच है ना। बताओ मुझे एनाफेज सेकंड में क्या होगा? वही होगा, वही होगा ना। क्या होगा? वही स्प्लिटिंग ऑफ द, बस यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है इट बिगिन विद द साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम व्हिच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर। भैया ये जो सेंट्रोमियर होते हैं ये इसी जगह पे तो क्या होता है? दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े होते हैं। तो बताओ एनाफेज सेकंड में क्या हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ द। अब बताओ मुझे, क्वेश्चन अगला है, मियोसिस फर्स्ट का एनाफेज फर्स्ट में क्या हुआ था? सेपरेशन ऑफ द होमोलैगस क्रोमोसोम। जब होमोलैगस क्रोमोसोम अलग हुए थे तो इस वाले क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड था, इस वाले में दो क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड साथ में गया था। अरे बोलो,
बताओ एनाफेज सेकेंड में क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। जब इसका सेंट्रोमियर यहां से स्प्लिट कर जाएगा, ये यहां से स्प्लिट कर जाएगा, होगा क्या बताओ? कुछ टाइम के बाद इसका जब स्प्लिटिंग हो जाएगा तो ये सिस्टर क्रोमेटिड इधर भागेगा, एक इधर भागेगा, भागेगा ना भाई। माइग्रेशन ऑफ द क्रोमोसोम आपने पढ़ा था, जब ये यहां से माइग्रेट करते हैं तो जो सेंट्रोमियर होता है वो आगे आगे लीडिंग एज पर होता है, और जो आर्म होता है वो ट्रेलिंग बिहाइंड होता है। वही बात यहाँ पे लग रही है ना। तो सेंट्रोमियर जब डिवाइड कर जाएगा तो होगा क्या? एक सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर भागेगा और एक सिस्टर क्रोमेटिड, बताओ इसी ब्लू वाले में। यहाँ पे गौर से देखो, अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हैं? यहाँ बताओ कितने क्रोमेटिड बचे हैं? एक बचे हैं। यही तो है। क्यों एक बचा? या स्प्लिट हो चुका है, एक कहां चला गया? ऊपर, और एक कहां चला गया? ये और ये। अरे बोलो। और आपने कहा क्या था माइटोसिस में? माइटोसिस में आपने कहा था कि सर ये जो बने हैं यही तो फ्यूचर क्रोमोसोम है। हाँ, इस क्रोमेटिड को अब आप सिस्टर क्रोमेटिड नहीं कहते थे, इसे आप डाटर क्रोमेटिड कहते थे। क्या कहते थे? और डाटर क्रोमेटिड ही डाटर क्रोमोसोम था, किसका? फ्यूचर न्यूक्लियाई का। वही बात यहां भी एप्लीकेबल है ना। तो मुझे बता दो आप, एनाफेज सेकंड में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ द होमोलॉगस। बहुत फेवरेट क्वेश्चंस है नीट का। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? एनाफेज सेकंड में। एनाफेज फर्स्ट में होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का अलग होना, और एनाफेज सेकंड में क्या होता है? डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर। तो सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। और यही जो बना है क्रोमेटिड, अब ये डाटर क्रोमेटिड कहलाएगा, या इसी डाटर क्रोमेटिड को मैं डाटर क्रोमोसोम कहूंगा, फ्यूचर न्यूक्लियाई का। बात समझ में आ गई है? ये क्या हो गया? एनाफेज सेकंड। आगे मैं पढ़ता हूं, कह रहे हैं अलोइंग देम टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। ये अपोजिट पोल तरफ मूव करेंगे बाय द शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल अटैच्ड टू द काइनेटोकोर। भाई अगर ये इस वाले को देखो, यहाँ पर जो ये सिस्टर क्रोमेटिड है, अगर इसे अपोजिट पोल तरफ भागना है तो मैं क्या करूंगा? पहले स्पिंडल फाइबर को मैं छोटा करूंगा। अरे बोलो। और स्पिंडल फाइबर जब छोटा होगा तो मुझे बता दो कुछ ऐसा दिखेगा आपको ना। ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर लीडिंग एज पर होगा और आर्म जो होगा ट्रेलिंग बिहाइंड होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं कौन सा स्टेज आता है? नेक्स्ट स्टेज का नाम क्या है? टीलोफेज। क्या आएगा? टीलोफेज। बताओ टीलोफेज में क्या होगा? अब तो बताओ टीलोफेज में क्या होगा? अब मैं कह रहा हूं सर सेल अब मियोसिस फाइनल कंप्लीट करने जा रही ना, तो टीलोफेज में पहला काम क्या हो जाएगा? डीकंडेंसेशन होगा। ये जो क्रोमोसोम बने हैं डीकंडेंसेशन क्या बनाएंगे? क्रोमेटिन बनाएंगे। अरे बोलो। अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस करेंगे, और इंडिविजुअल को लॉस करेंगे तो मैं कहूंगा सर आखिर में क्या हो जाएगा? सेल डिवाइड कर जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा, और क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। ये तो बात है ना। चलो देखते हैं कहां गया टीलोफेज सेकंड। गायब हो गया क्या? इसी के नीचे, इसी के नीचे सर टीलोफेज सेकंड। मियोसिस एंड विद द टीलोफेज सेकंड। कह रहे हैं मियोसिस खत्म हो जाएगा टीलोफेज सेकंड के साथ में, इन व्हिच द टू ग्रुप ऑफ द क्रोमोसोम्स वन अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप। टीलोफेज सेकंड आएगा तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा फिर से बन जाएगा ना। और टीलोफेज के बाद क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। तो सेल क्या करेगा? फिर से दो सेल बना लेगी ना। अच्छा बताओ यहाँ पे कितनी सेल थी? एक, और ये दो। मैंने कहा था अभी से छोड़ दो यहाँ पर, तो कितनी सेल? ये एक सेल से कितनी सेल बनी? दो सेल बन गई। बनी या नहीं बनी? अच्छा बताओ यहां पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्रोमोसोम कितने थे? दो थे। यहां बताओ कितने क्रोमोसोम है? दो। करे एक। अरे यहाँ पर दो क्रोमोसोम है, नहीं है? अरे भाई दो यहां पर भी है, दो यहां पर भी है, लेकिन अब डिफरेंस देखो। यहां पर जो दो क्रोमोसोम थे, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड था। कितना था? एक क्रोमोसोम में। यहां बताओ एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड? किसी को दो दिख रहा है, किसी को दिख रहा है? देखो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें मुझे कोई बीमारी है। ये जो ब्लू वाला है क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम है? ब्लू वाला कितना है? एक है ना।
एक कितना है रेड वाला। बताओ ब्लू वाला जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हैं? यहां ब्लू वाला एक क्रोमेटिड, लेकिन है तो क्रोमोसोम ना फ्यूचर का। बताओ रेड वाला कितने क्रोमोसोम, कितने क्रोमेटिड? 2। यहां देखो एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड। बताओ कितने क्रोमोसोम थे टोटल? 2। कितने हैं? 2। एक सेल थी, एक सेल से कितनी बन गई? 2 बनी। जितना इसका इसमें अंदर क्रोमोसोम जितने थे, जितने क्रोमोसोम यहां पे थे, उतने क्रोमोसोम कहां हैं? यहां पर भी तो है उतने क्रोमोसोम। बताओ क्या कुछ चेंज हुआ? क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ? और क्रोमोसोम नंबर जब चेंज नहीं होता तो कौन सा डिवीजन, कौन सा डिवीजन? जब क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, बताओ कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। तो क्या मियोसिस सेकंड जो होता है वो माइटोसिस के जैसा ही होता है? बिल्कुल, मैंने कहा क्रोमोसोम नंबर चेंज होने वाला नहीं है, जितना था उतना ही रहेगा। लेकिन मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ? क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया। अच्छा बताओ, फाइनली अगर हम देखें तो मैं एक सेल लेके चला था ना, कितनी सेल थी? एक सेल थी। मैं बना रहा हूं यहां पर, मेरे पास यहाँ पे फाइनली एक सेल थी और इस एक सेल के अंदर 2n = एनसीईआरटी ने लिया था कितना? 4 लिया था ना। इसने इंटरफेज कंप्लीट किया, इसने मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट किया। जैसे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई, 2 सेल बनी थी 2 सेल। इसी को आपने नाम दिया था डायड ऑफ द सेल, कहा था ना। बताओ इस सेल के अंदर क्रोमोसोम कितना हो गया था? अब यहां पर हो गया था 2, यहां पर कितना हो गया था? 2 हो गया था ना। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, यानी कि रिडक्शन डिवीजन। अब बताओ इन दोनों सेल में क्या चलेगा? मियोसिस सेकेंड। बताओ इस एक सेल से कितनी सेल बनेगी? क्रोमोसोम नंबर भी कितना है? सेम है। इसमें भी तो मियोसिस सेकेंड होगा। जब इसमें मियोसिस सेकेंड होगा तो ये भी 2 सेल बनाएगी। अरे बोलो। और क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा? सेम टू सेम। अब देखो ये पेरेंट सेल, अरे पेरेंट सेल, और फाइनली जो सेल बनी है यही तो है चारों। ये क्या है? अब मुझे बताओ पेरेंट सेल में 2n = 4। अब यहां बताओ यहां पर क्या है? n = 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? बताओ पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम था, क्या डॉटर सेल में उतने क्रोमोसोम है? नहीं करे। यस सर, कहां है? आधा हो गया ना। तो बताओ कौन सा डिवीजन कंप्लीट हुआ? मियोसिस कंप्लीट हो गई। बोलो। लेकिन एक्चुअली में जो क्रोमोसोम आधा होता है वो मियोसिस फर्स्ट में होता है, मियोसिस सेकंड में तो केवल मेंटेन रहता है। इतनी बात क्लियर है ना। तो अगर मैं यही इसी सेल को मैं मान लेता ये 2n = 46 था, तो बताओ 23 क्रोमोसोम कहां होते? यहां पर हो जाते हैं, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद ही 23 क्रोमोसोम बनता है ना। और ये 23 क्रोमोसोम यहां पे क्या रहते? मेंटेन रहते। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं इसी सेल को मान लेता कि ये स्पर्मेटोगोनिया सेल है, कौन सी है? स्पर्मेटोगोनिया सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, तो यहां पे 2 सेल बनते ना, पहले 23 हो जाता। और फाइनली जब स्पर्मेटोजोआ बनता, फाइनल जब स्पर्म बनता, तो बताओ एक स्पर्म कितने क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम। यानी स्पर्म कैसे हो जाता? हैप्लॉइड। लेकिन स्पर्म को बनाने वाली सेल कैसी थी? और आपको पता है जहां पर क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है। आपको डिवीजन कौन सा होता है? मियोसिस होता है। तो देखो ना, मियोसिस जिस सेल में होता है उस सेल तो डिप्लॉइड होती है, मियोसिस के बाद जो सेल बनती है उसमें क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। बात समझ में आई? अच्छा बताओ, ये तो था स्पर्म का फॉर्मेशन। मैंने कहा एक सेल से 4 हो गया। बात समझ में आई? अगर मान लेते हैं ये सेल कौन सी होती? oogonia। क्या होती? तो oogonia भी तो डिप्लॉइड होती है, 46 होती है। इसमें तो मियोसिस होता तो पहले 2 सेल बनती। अरे बनती ना बनती? अब तुम याद करो, oogonia के अंदर जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, oogonia से क्या बनता है? पहले प्राइमरी oocyte, फिर प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है। अरे बोलो। और कंप्लीट हो जाता है कुछ टाइम के बाद में। जब प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो मुझे बताओ कौन सी सेल बनेगी? मैंने कहा ये मेरे पास प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ और कंप्लीट भी हो गया।
क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बताओ मुझे, प्राइमरी उस साइट में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो बनती कौन सी सेल है, सेकेंडरी उस साइट बनती है। क्या बनती है, और क्या बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। बनती नहीं बनती, बताओ क्या क्रोमोसोम नंबर 8 हो जाता है, क्या सेकेंडरी उस साइड हैप्लॉइड होती है, बिल्कुल हैप्लॉइड होते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा बताओ, ये है मेरे पास सेकेंडरी उस साइड, ये है फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी में तो कोई मियोसिस होता नहीं है, अरे बोलो, डी जनरेट कर जाते हैं। हम इसे मान चल रहे हैं, सेकेंडरी उस साइड कितना बचा, एक बचा है। क्या इसमें मियोसिस सेकंड होता है, हाँ होता है, और कभी ना कभी कंप्लीट होता है। और जब कंप्लीट होता है तो बताओ बनता क्या है, सर बनता है एक ओवम, बनता है ना, और दूसरा क्या बनता है, ये सेकेंड पोलर बॉडी। मुझे बताओ, ये जो ओवा होता है हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, सर होता तो हैप्लॉइड है ना, देखो ना ये 23 क्रोमोसोम के साथ में। बात समझ में आ गई। अच्छा तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर क्या यहाँ पर एक क्रोमोसोम जिसमें एक्सचेंज हुआ था, दिखा ना एक्सचेंज वाला पार्ट, रेड वाले में भी एक्सचेंज पार्ट है। बताओ क्या यहाँ पर भी एक्सचेंज पार्ट है, ये वाला एक्सचेंज पार्ट, ये वाला पार्ट। अच्छा बताओ, अब जब यहाँ पे क्रोमेटिड डिवाइड कर जाएंगे, सॉरी सिस्टर क्रोमेटिड जब सेंट्रोल में डिवाइड करेगा, तो बताओ ये जो क्रोमेटिड था ऊपर वाला, उसमें तो कोई एक्सचेंज नहीं था ना, देखो कोई एक्सचेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज है, यहाँ पर ये वाला एक्सचेंज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई एक्सचेंज नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें नीचे वाले में एक्सचेंज दिख रहा है या नहीं, अरे बोलो ना। अच्छा ये सब जब सेल इसमें टीलोफेज हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, तो ये एक नई सेल बना लेगी और ये एक नई सेल बना लेगी ना, यही सेल तो यहाँ पर आ रही है और ये सेल यहाँ पर आ रही है। अरे बोलो ना भाई, बताओ क्या यहाँ पर कोई एक्सचेंज था, नहीं था। क्या यहाँ पर एक्सचेंज था, देखो ये दिख तो रहा है, ये देखो ये दिख रहा है, ये एक्सचेंज ये दिख रहा है, देखा। यहाँ पे देखो वही बात, इसमें एक्सचेंज ऊपर वाले में है, यहाँ पर भी है, देखो ये ऊपर वाले में ये वाला, ये चला गया ऊपर, ये आगे नीचे, यहाँ पर देखो ये कोई एक्सचेंज नहीं, लेकिन इसमें दोनों में क्या दिख रहा है, कोई एक्सचेंज दिख रहा है। तो बताओ मियोसिस कंप्लीट होने के बाद में एक सेल से फाइनली कितनी सेल बनती हैं, 4 बनती हैं। कितनी बनती हैं, एक सेल अगर डिप्लॉयड मैंने लिया है, उसमें मियोसिस स्टार्ट हुई थी और अंत हो चुका है, तो एक सेल से 4 सेल बनेंगी, लेकिन चारों सेल कैसी रहेंगी, हैप्लॉइड रहेंगी। मुझे बताओ मियोसिस में किस मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट के दौरान। मियोसिस सेकंड में कोई क्रोमोसोम नंबर चेंज, बल्कि मियोसिस सेकंड जो होता है वो माइटोसिस के जैसा ही होता है। अब मुझे बताओ, अगर किसी सेल के अंदर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई है ना, मैंने कहा अगर किसी सेल के अंदर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई है, तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद 2 सेल बनेगी। इन 2 सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होगा, उस एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होंगे, बताओ बताओ, पक्का, करें 4, करें 2, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ। मैंने कहा एक मेरे पास सेल थी जिसके अंदर मियोसिस फर्स्ट, बात यहाँ पे देखो, लड़ो नहीं, मैं कह रहा एक सेल था मेरे पास जिसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई है, 2 सेल बन गई हैं। मान लेते हैं एक सेल है, एक सेल में जो भी क्रोमोसोम होगा, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होंगे, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में। अब आगे पढ़ रहा, मैं कह रहा हूं यही सेल मियोसिस सेकंड करेगी, करेगी ना, और जब मियोसिस सेकंड करेगी तो मियोसिस सेकंड क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा, और जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो टोटल 4 सेल बन जाएंगे। कितनी बनेगी, अब बताओ कोई भी एक सेल ले लीजिए, उस एक सेल में एक क्रोमोसोम निकाल लीजिए आप, बताओ अब इसमें एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होगा, कितना होगा, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड। बात समझ में आ गई है ना। तो मियोसिस और माइटोसिस दोनों क्या होगा, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, बस कुछ चीजें हमें बता दीजिए। बताइए प्रोफेज सेकंड होगा तो क्या क्या काम होगा, कंपैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम होगा, न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। मेटाफेज सेकंड में क्या काम होगा, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आकर के लग जाएंगे, अरे बोलो, अपने सिस्टर क्रोमेटिड के साथ में, और स्पिंडल फाइबर जो होगा अपोजिट पोल से काइनेटोकोर से जुड़ेगा, लेकिन अब जो काइनेटोकोर होगा वो सिस्टर क्रोमेटिड वाला होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है वो एनाफेज सेकंड का है। बताओ एनाफेज सेकंड में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ द, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ माइटोसिस के एनाफेज और मियोसिस के एनाफेज सेकंड में क्या सिमिलरिटी है,
स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, वहां पर भी सेंट्रोमियर और यहां पर भी सेंट्रोमियर क्या कर रहा था, स्प्लिट कर रहा था ना। अब मुझे बता दो, अगर सेंट्रोमियर स्प्लिट कर चुका है तो मैं कहूंगा सर एनाफेज में क्रोमोसोम का मूवमेंट भी होता है। कहां से कहां, इक्वेटर से पोल की तरफ। जब ये क्रोमोसोम मूव करते हैं तो सेंट्रोमियर आगे आगे यानी पोल की तरफ होता है, और जो आर्म होता है वो इक्वेटर यानी ट्रेलिंग बिहाइंड होता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। बस कुछ इवेंट्स थे जो आपको बहुत सही तरीके से क्या करना है, अपने दिमाग में सेट कर लेना है, बाकी सब कुछ क्या है आपका सेट है। तो यहां पर हो गया था ये पूरा। आखिर में क्या लिखा है भाई, क्रोमोसोम 1 अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप, साइटोकाइनेसिस फॉलो, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द टेट्राड। कुछ याद आया, टेट्राड ऑफ द सेल। कितने सेल बन गए थे, 4। कहते हैं क्या इसे हम, टेट्राड ऑफ द सेल कहते हैं। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल आर द फॉर्म। सर क्या यही डॉटर सेल है, और डॉटर सेल के अंदर का न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियाई, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम डॉटर क्रोमोसोम। कुछ याद आया। और डॉटर क्रोमोसोम कभी न कभी डॉटर क्रोमेटिड थे, बने कब थे, एनाफेज सेकंड के अंदर बने थे। अरे बोलो ना। बस मैं समझ रहा हूं बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा क्या है आपके पास दिमाग भी है, बस थोड़ा सा इस्तेमाल करना, ज्यादा नहीं करना है। कितने लोग पहली बार पढ़े हैं सेल डिवीजन, हाथ उठा दें। पहली बार, सब पहली बार वाले हैं नहीं। अब जिसने दो, अच्छा कितने लोग हैं जो 2 बार पढ़ चुके हैं, कितने लोग हैं जो दोबारा पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़े हैं, ठीक है। हाँ भाई अच्छा, तुम्हारा क्या है, पहली बार है, दोबारा है, तिबारा है, दोबारा है, तुम्हारा आयान पहली बार है। अच्छा तभी तुम होमोलॉगस एनालॉगस कर रहे थे। कोई बात नहीं है, चाहे पहली बार हो चाहे दोबारा आपने पढ़ा हो, बस आपको करना क्या है, एक बार इसे रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद में ढूंढ लेना है तुम्हें कि तुम्हें अभी तक तुम्हारे दिमाग में क्या नहीं गया। तुम्हारे दिमाग में जितना भी खुराफात आ सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब इस चैप्टर में तुम कहाँ पर पीछे रह गए हो, कहाँ पर क्रोमोसोम हाफ हो जा रहा है, कहाँ पर क्रोमोसोम डबल हो जा रहा है, वो मेरे पास लेके आओ, मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर से सब कुछ सेट हो जाएगा। अगर सेट नहीं होगा तो मैं दोबारा फिर से तुम्हें पढ़ा दूंगा पूरा पूरा चैप्टर। लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा, चैप्टर पढ़ने के बाद में इस पॉइंट पे मुझे बात समझ में नहीं आई, और वो तो पढ़ना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ना कि किस पॉइंट पे तुम्हारा भी समझ में नहीं आया है। भाई चैप्टर हो गया खत्म। आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस। मियोसिस का महत्व क्या है भैया, क्यों मियोसिस कर रहे हो बार बार, चलो ठीक है। मियोसिस इज द मैकेनिज्म्स बाय व्हिच conservation of the specific chromosome number of each species is achieved across generation in the sexually reproducing organisms, even though process per paradoxically result in the reduction of the chromosome number by the half। बहुत कुछ बोल दिए। कह रहे हैं देखो मियोसिस से हम करते क्या है, मियोसिस से हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब हम जाते हैं तो क्रोमोसोम नंबर को क्या करते हैं, हम मेंटेन यानी कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं यहां पर कोई एक जनरेशन है, मान ले यहां पर एक मेल है और एक फीमेल है, तो मेल की बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होगा, फीमेल की बॉडी में कितना होगा, 46 होगा। अब देखो जो इनके ऑफस्प्रिंग बनेंगे, यहाँ पर इनका ऑफस्प्रिंग आएगा, इनका बच्चा आएगा, कह रहे जो ऑफस्प्रिंग होगा इसकी भी जो बॉडी के अंदर 2n इक्वल टू कितना होगा, 46 ही तो होगा। अरे बोलो, तो ये होगी पेरेंटल जनरेशन, ये मैं मान लो तो G1 हो गया, पहली जनरेशन हो गई है। ये आपके पास क्या है, G2 है, मतलब दूसरी जनरेशन है या नहीं है ना। मैंने कहा जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन देखो अगर ये मियोसिस ना होता तो क्या होता, अगर मान लेते माइटोसिस होता तो क्या होता। अगर मैं मान रहा हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगा, मैं मान रहा हूं अगर ये दोनों लोग गैमीट बनाते, क्या बनाते, और माइटोसिस से बनाते, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमीट बनना जरूरी है। अरे बोलो, और अगर गैमीट किससे बनता, माइटोसिस से बनता, तो बताओ मेल का जो गैमीट होता है उसमें कितने क्रोमोसोम आते हैं, 46 ही तो आते हैं ना। अरे बोलो, और फीमेल गैमीट बनाता उसमें भी कितना आता, और जब दोनों गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन होता, तो बताओ बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग होती है उसमें 2n कितना हो जाता है। क्या सही है ये,
कह रहे हंस है होता क्या फिर, पता चलता इतना पुराने हम लोग हैं, बहुत दिन से जिंदा है ना हम लोग। होता क्या, हर अगली जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर, तो आज तक आते आते तो हम केवल क्रोमोसोम ही ढूंढ रहे होते, बहुत सारा क्रोमोसोम हो जाता है। अरे भाई आज से थोड़ा ना हम जिंदा हैं, बहुत दिन से हैं ना, पता नहीं कब से हैं। तो जब से हैं होता क्या, हर अगली, अरे तुमने तुम्हारे दादा बाबा थे क्या होता है ये, क्रोमोसोम हर जनरेशन क्या होता है, डबल हो जाता है। तो आज हम करोड़ों में ढूंढ रहे होते ना कि क्रोमोसोम करोड़ों, हमारे पास अरबों में है, लेकिन हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर होता ये है कि सर गैमीट का जब फॉर्मेशन होता है तो होता कैसे है, किस डिवीजन से, मियोसिस से होता है। तो अब जो गैमीट बनता है वो क्या बनता है सर, हैप्लॉइड बनता है, 23 क्रोमोसोम, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम। और जब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होता जरूर क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, तो गैमीट का भी फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन जब होगा तो बताओ अब क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46। तो बताओ क्या क्रोमोसोम नंबर हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंजर्व करके रख रहे हैं, और ये जो कंजर्वेशन है कहीं ना कहीं किस डिवीजन से कंप्लीट हो रही है, ये मियोसिस हो रहा है, तभी क्रोमोसोम क्या है, कंजर्व है। अगर ये मियोसिस ना होता तब माइटोसिस होता, और माइटोसिस होता क्रोमोसोम नंबर सेम रहता, और हर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर हमारा क्या होता, डबल हो जाता। लेकिन अब कोई भी जनरेशन आप देख लो, कितने भी पुराने चले जाओ, दादा बाबा में चले जाओ, उनके पास भी 46 क्रोमोसोम था, और तुम्हारे आने वाले बच्चे के जो बच्चे होंगे उनमें भी क्रोमोसोम कितना रहेगा, 46 से 46 ही रहेगा। क्यों, डिवीजन कौन सा हो रहा है, मियोसिस। और मियोसिस करता क्या है, क्रोमोसोम नंबर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या करता है, कंजर्व रखता है। तो तुम्हें अंडरलाइन करना है, मियोसिस करता क्या है, कंजर्व करके रखता है क्या, स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। एक वर्ड लिखा है स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, ये स्पेसिफिक क्या है भाई, हर एक ऑर्गेनिजम्स का क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम है, अलग अलग है। अरे अगर वो ह्यूमन है तो ह्यूमन का क्या है, 46 क्रोमोसोम है, अरे बोलो ना। अगर मेरे पास यहाँ पर फ्रूट फ्लाई होता है, ड्रोसोफिला, उसमें कितना होता है, 2n = 8 होता है, कितना होता है, तो इसमें भी तो कितने हैं होंगे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन 8, यानी उनका स्पेसिफिक है 8 और मेरा स्पेसिफिक कितना है, 46। अगर आलू है, आलू के पास होता है 48, कितना होता है, 48 होता है। पोटैटो के पास कितना क्रोमोसोम है, 48। तो कोई भी आलू ले लीजिए, 48, यानी उनमें उनका स्पेसिफिक नंबर है, हम में हमारा स्पेसिफिक नंबर है, और ड्रोसोफिला के अंदर, फ्रूट फ्लाई के अंदर उनका स्पेसिफिक है। तो बताओ क्या हर एक अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में उनका क्रोमोसोम नंबर स्पेसिफिक है, अरे बोलो ना। तो मैंने कहा सर हुआ क्या, मेरे पास मियोसिस जब होता है तो क्या करता है, वो स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंजर्व करके रखता है, चेंज होने देता नहीं है। बात है क्लियर, मैंने गैमेट नहीं कहा है, गैमेट में तो चेंज हो जाता है, मैंने कहा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब फादर से उसके ऑफस्प्रिंग में। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, यहां पर आओ, कह रहे हैं इट आल्सो इंक्रीज द जेनेटिक, क्या लिखा हो बताओ, वेरिएबिलिटी, बोले तो वेरिएशन। बताओ मियोसिस से क्या होता है, वेरिएशन आता है। अब बताओ वेरिएशन क्यों आता है, वेरिएशन क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है ना, और क्रॉसिंग ओवर होकर जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेगा, बताओ क्या आएगा, वेरिएशन। तो बताओ मियोसिस से क्या आता है, वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या आता है, वेरिएशन क्रिएट होता है। और वेरिएशन जब होगा तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। तो मेरे पास बताओ मियोसिस का क्या क्या सिग्निफिकेंस निकल के आया, पहला क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करके रखेगा, जनरेशन आफ्टर। दूसरा मियोसिस से क्या होता है, वेरिएशंस आता है, क्या आता है। और तीसरी बात, जब वेरिएशंस होगा तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। चैप्टर होगा क्या आपका खत्म, ठीक है ना। बचा क्या बताओ, समरी। समरी जो आपके पास है उसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस 2 लाइन है, उसे आपको अंडरलाइन कर लेना है बस, बाकी सब कुछ पढ़ दें, पढ़ना पड़ेगा। चलो आते हैं समरी में। अब तुम्हें देखना क्या क्या तुमने पढ़ लिया है। देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, ये कहाँ आ गया, सेल थ्योरी क्या थी, सेल वाले चैप्टर में, अरे था ही क्या सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर कितने साइंटिस्ट थे, बहुत मारेंगे, 3, 2 पुराने एक नए, 2 पुराने एक नए। पहला कौन आया था, स्लाइडेन, दूसरा स्वान,
स्लाइडेन किस में स्टडी किया था? प्लांट पर, स्वान, दोनों पर, पहले एनिमल पर फिर प्लांट पर। अरे बोलो, दोनों लोग मिल क्या दिए थे? सेल थियरी दिए थे। लेकिन इनकी जो सेल थियरी थी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि नई सेल कैसी बनती है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं रुडोल्फ विर्चो, आते हैं, अरे आते हैं रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले बताया था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, नई सेल बनेगी पुरानी सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ये था। और लिखा था साफ था नई सेल बनती है सेल डिवीजन से। सबसे पहले सेल डिवीजन किसने देखा था? रुडोल्फ विर्चो ने देखा था, वहीं पर लिखा हुआ था। वही बात यहां पर लिखी है, अकॉर्डिंग टू द सेल थियरी सेल अराइजेस फ्रॉम द, और ये आज की जो सेल थियरी है उसका लास्ट स्टेप है। ये दो ही पॉइंट तो लिखा है ना, दूसरा पॉइंट जो लिखा था वही लिखा था, नई सेल कहां से बनती है? पुरानी सेल से बनती है। द प्रोसेस बाय द व्हिच इट अकर्स इज कॉल्ड द सेल डिवीजन। नई सेल पुरानी सेल से बनती है। ये पुरानी सेल है, पेरेंट सेल है, ये नई सेल है, डाटर सेल है, पेरेंट सेल से डाटर सेल बन रही है। अब तुम ये ना कह देना कि ये तुम कहां उल्टा घुमा दिए हो। अरे लिखने कुछ भी लिख सकते हो ना भाई, चाहे तुम पेरेंट इधर लिखो, डाटर इधर लिखो, चाहे पेरेंट इधर लिख लो और डाटर इधर लिखो, है तो पुरानी सेल। अच्छा, पेरेंट और डाटर में पुराना कौन होगा? पेरेंट ही होगा। बस लिखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताओ यहाँ पर पहले से कौन सी सेल प्रेजेंट थी? इनमें क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, तभी तो क्या बनेगी? डाटा सेल बनेगी। यानी किस प्रोसेस से डाटा सेल बन रही है? सेल डिवीजन से। और यही तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि नई सेल जो बनती हैं वो पुरानी सेल में डिवीजन के बाद बनती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम द सिंगल सेल, बोले तो जाइगोट, पढ़ा था हमने। आगे बात करते हैं, सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर ऑर्गेनिज्म। बताओ क्या मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन जाने के बाद सेल डिवीजन रुक जाता है? अभी मैं मान लेता हूं कि मेरी बॉडी मैच्योर हो चुकी है, क्या तो मेरी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन रुक गया है? क्या तुम्हारी बॉडी में सेल डिवीजन रुक गया है? नहीं, सेल डिवीजन नहीं रुका, तुम्हारी ग्रोथ केवल हाइट वाली रुकी है। तुम हाइट में नहीं बढ़ रहे हो, बल्कि तुम्हारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन अभी भी चल रहा है। जहां जहां तुम्हें सेल की जरूरत पड़ रही है वहां पर नई सेल अभी भी बन रही है। क्या 120 दिन के बाद आरबीसी बन जाती है? तुम्हें कहीं पर चोट लगती है, कहीं नई सेल बन जाती है। तो क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। तो बताओ, अगर कोई मैच्योर सेल बन चुकी है तो क्या उसमें सेल डिवीजन रुक जाता है? नहीं, अभी भी क्या होता रहता है? चलता रहता है, बट कंटिन्यू थ्रू आउट इट्स लाइफ। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विथ द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर ऑर्गेनिजम्स। मैच्योर ऑर्गेनिजम्स बनने के बाद सेल डिवीजन रुकता है या नहीं रुकता है? नहीं रुकता है, चलता अभी भी रहता है। लेकिन एनिमल की बॉडी के अंदर अब सेल डिवीजन से ग्रोथ नहीं हो रही होती, ग्रोथ रुक चुकी होती है। लेकिन प्लांट की अगर बात करते हैं तो प्लांट में पूरी लाइफ ग्रोथ भी चलती रहती है, पूरी लाइफ सेल डिवीजन भी होता रहता है। इतनी बात क्लियर? अरे बोलो, चुप बैठे हो तुम लोग। अगली बात, नेक्स्ट, द स्टेज through which a cell passes from the one division to the next is called the cell cycle. Cell cycle क्या होती है भाई? इवेंट्स होता है ना। आगे बढ़ते हैं। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू द टू फेज। पहला फेज कौन सा? इंटरफेज। दूसरा फेज कौन सा? एंड फेज। इंटरफेज इज द पीरियड ऑफ द प्रिपरेशन, आपने पहले पढ़ा है, नहीं अंडरलाइन करना है। माइटोसिस बोले तो एम फेज, द एक्चुअल पीरियड ऑफ द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक्चुअली कहां होता है? एम फेज। मेटाफेज, हाँ सही है, मेटाफेज कह रहे हैं, मेटाफेज गलत है, एम फेज है, माइटोसिस है। ये पहले भी पढ़ा था आपने ना। अब आगे, इंटरफेज इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द G1S और द G2। इतना बात क्लियर? पहले भी पढ़ा आपने। अब नया क्या है? G1 इज द फेज, करेक्ट, G1 फेज इज द पीरियड व्हेन द सेल ग्रो एंड कैरी आउट द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। पहले भी पढ़ा आपने। अब आगे पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनिल्स डुप्लीकेट। Most of the cell organisms duplication also occurs during the G1 phase। वहां पर नहीं पढ़ा था, यहां पर अंडरलाइन करो। Most of cell organisms का डुप्लीकेशन कहां होता है? G1 फेज में। अब मुझे बताओ कौन सा सेल ऑर्गेनिल्स है जिसका डुप्लीकेशन S फेज में होता है? सेंट्रियोल का। किसका? इसके अलावा मोस्ट ऑफ कहां होगा? G1 में। ये अंडरलाइन कर लो। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट करें। एस फेज मार्क द फेज ऑफ द डीएनए। एस फेज में क्या होता है? डीएनए का एक वर्ड यहां पे छुपा हुआ है, लिखा है क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन।
क्रोमोसोम डुप्लीकेट करता है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन इस फेज में क्रोमोसोम नंबर चेंज। तो यहां पर डुप्लीकेशन मतलब क्या है, केवल थिकनेस बढ़ जाती है ताकि आगे चल करके इसी क्रोमैटिन से मैं क्रोमैटिन आसानी से बना सकूं। इतनी बात क्लियर? तो ये 2 लाइन अंडरलाइन कर लिए। अगला, G2 फेज इज द पीरियड ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। क्या G2 फेज के अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ता रहता है? लगातार बढ़ता रहता है। अब आते हैं माइटोसिस। माइटोसिस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 सब स्टेज, नेमली द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टेलोफेज। पढ़ा है ना आपने भैया? एम फेज पहला कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस पहला क्या आता है? मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अगला, क्रोमोसोम कंडेंसेशन अकर्स ड्यूरिंग द प्रोफेज। सही बात है? क्या प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है? अरे पढ़ा है आपने, सही है। साइमल्टेनियसली द सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड द अपोजिट पोल। क्या सेंट्रियोल का मूवमेंट प्रोफेज में होता है? हाँ बिल्कुल होता है, पढ़ा है आपने। डुप्लीकेट कहां करता है? एस फेज में। मूवमेंट कहां करता है? प्रोफेज में। आगे कहते हैं द न्यूक्लियर एनवेलप एंड द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। सही बात है। किस फेज में? लेट प्रोफेज। एंड द स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपीयरिंग। कह रहे हैं स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाता है। कुछ याद आया? नहीं याद आया? तुम्हें अंडरलाइन करो ये बातें यहां पर लिखी। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपीयरिंग। स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट कब होता है? प्रोफेज में। इसको वहां पर किस फॉर्म में लिखा गया है? लिखा गया है माइटोटिक अपरेटस। किस फॉर्म में लिखा गया है? और माइटोटिक अपरेटस में 2 एस्टर और एक सॉरी, हाँ वही मैं कह रहा था, 2 था एस्टर भैया, एक ऊपर जा रहा था, एक नीचे जा रहा था। ठीक है ना? माइटोटिक अपरेटस। बात समझ में आ गई? तो तुम यहां पर अंडरलाइन करो। स्पिंडल फाइबर अपीयर कब होंगे? प्रोफेज, लेट प्रोफेज ना, कंप्लीट प्रोफेज पर। कंप्लीट प्रोफेज। अरे कंप्लीट प्रोफेज में ही तो क्या बनता था? माइटोटिक अपरेटस बनता था। नहीं याद आ रहा है? तुम देखो माइटोटिक अपरेटस जहां पे लिखा है वहां पर तुम देखो कितने एस्टर थे, बताओ? 2 एस्टर थे, और क्या था? खत्म ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेटाफेज इज मार्क्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द इक्वेटोरियल प्लेट। सही बात है? अरे बोलो ना, सही है या नहीं सही है? क्या मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर? सही बात है। बताओ ड्यूरिंग द एनाफेज क्या होगा? सेंट्रोमियर डिवाइड। सही बात है? हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं ना, तो माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता है? सेंट्रोमियर डिवाइड एंड द क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। सही बात है, पढ़ लिया था आपने। Once the chromatid reach the 2 pole, the chromosome elongation start। क्रोमोसोम elongation मतलब क्या होता है? डीकंडेंसेशन। क्या होता है? यानी क्रोमोसोम से क्या बनेगा? क्रोमैटिड बनेगा। अगला बताओ क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। बताओ कौन सा फेज है ये? टेलोफेज है। कौन सा फेज है ये? ये सब कुछ पढ़ चुके हो आप। जो नहीं पढ़ा वो मैंने अंडरलाइन कराया, बाकी सब क्या है? पढ़ चुके हो। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डिवीजन इज देन फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। ठीक है? नेक्स्ट, माइटोसिस दस इज द इक्वेशनल डिवीजन। बात सही है। क्यों कहते हैं इक्वेशनल? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या होता है इसके अंदर? पेरेंट्स के अंदर और डाटर नंबर क्या होता है? सेम होता है। इसे कहते हैं क्या? इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या माइटोसिस खत्म हो गया? अब माइटोसिस खत्म हो रहा है, इसके बाद क्या आएगा? मियोसिस आएगा। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट सर, इन कंट्रास्ट टू द माइटोसिस मियोसिस अकर्स इन द डिप्लॉइड सेल। मियोसिस कहां होती है? which are distinct to the form the gamete। बताओ मियोसिस से क्या बनता है? गैमीट बनता है। इसलिए कहते हैं क्या है? इट इज कॉल्ड द रिडक्शनल डिवीजन सिंस इट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर हाफ। अरे बोलो, मियोसिस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? हाफ। व्हाइल मेकिंग द गैमीट, जब हम गैमीट बनाते हैं तो क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? हाफ। इसलिए कहते हैं क्या? इसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। अगला, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस व्हेन द 2 गैमीट फ्यूज, जब 2 गैमीट फ्यूज करते हैं, द क्रोमोसोम नंबर इज रीस्टोर टू द वैल्यू इन द पेरेंट। अभी समझाया था मैंने आपको। ठीक है ना? नेक्स्ट मैंने कहा अगर पेरेंट में कितने क्रोमोसोम है? 46 है, तो गैमीट बनेगा कितना हो जाएगा? 23। अगर ये मेल है तो फीमेल भी कितना होगा? 46 होगा। ये भी गैमेट बनाएगा, कितना हो जाएगा? 23। दोनों में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, तो बनेगा जो आप स्प्रिंग क्या हो जाएगा? 46। बताओ क्या पेरेंट की जैसा ही क्रोमोसोम नंबर है? चलो अब आ गए। नेक्स्ट यहां पर मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू द 2 फेज, मियोसिस फर्स्ट एंड द मियोसिस। पहले हम मियोसिस फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट मियोटिक क्या हो गया भाई?
डिवीजन, द होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर। फर्स्ट मियोसिस में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं। अब तुम्हें बताना है होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग किस फेज में, अरे बोलो ना, जाइगोटीन। तो क्या बनेगा, बाइवैलेंट बन जाएगा, अरे बोलो ना। एंड अंडरगो द क्रॉसिंग ओवर। अब बताओ क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होती है, होती है ना, यहां लिखा नहीं गया, यहां पे वो बस आपको इवेंट बता रहे हैं, होता ही नहीं होता, तुम्हें समझना है। आगे कह रहे हैं मियोसिस फर्स्ट एज लॉन्ग, सॉरी मियोसिस फर्स्ट हैज अ लॉन्ग प्रोफेज, बात सही है, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज होता है वो बहुत ही लंबा होता है, व्हिच इज डिवाइडेड फर्दर इनटू द 5 फेजेस, सही बात है। प्रोफेज पहला लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, याद है ना सब। नेक्स्ट ड्यूरिंग द मेटाफेज फर्स्ट, बताओ मेटाफेज फर्स्ट के वक्त क्या होता है, बाइवैलेंट अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। मैं यही चिल्ला रहा था कि मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, बाइवैलेंट जो होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आते हैं, और अगर बाइवैलेंट आएगा तो बाइवैलेंट बनाने के लिए होमोलॉगस क्रोमोसोम चाहिए ना, और होमोलॉगस क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के नंबर कितना हो जाएगा, 2, एक ऊपर एक नीचे। अरे बोलो क्रोमैटिन कितना होगा, 4 होगा। बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा था सर मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, बाइवैलेंट अरेंज होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर। बताओ कितना प्लेट बनेगा, कितना बनेगा, 2 प्लेट बनेगा, दोनों बिरयानी खा लेना, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय द एनाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या आएगा, एनाफेज फर्स्ट, और एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, कह रहे इन व्हिच होमोलॉगस क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। इसका मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या हो गया, अरे बोलो सेपरेट हो गया, सेग्रीगेट हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, विथ बोथ दियर क्रोमैटिड, अपने क्रोमैटिड के साथ में, यानी जब ये ऊपर वाला जाएगा इसमें भी एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड होगा, नीचे वाले में भी एक क्रोमोसोम, यानी सिस्टर क्रोमैटिड को लेके जाएगा साथ में। चलो यहां पर आते हैं, ईच पोल रिसीव द हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल। बात सही है, 46 तो 23 और 23 रिसीव हो जाएगा। इन टीलोफेज फर्स्ट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा। बात करते हैं मियोसिस सेकंड की, करें मियोसिस सेकंड जो होता है वो माइटोसिस के जैसा होता है। अब तुम आगे सबको समझ लेना, वही बताया गया है। ड्यूरिंग एनाफेज सेकंड द सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। बताओ क्यों सेपरेट किए सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड क्यों सेपरेट किए, क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड कर गया। जब जब सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। या मैं ऐसे बोल दूं, जब जब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होगा सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाएगा। अरे बोलो, अब मुझे बताओ पहले सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा कि पहले सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट करेगा, पहले सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा तभी तो दोनों अलग होंगे। अरे बोलो ना, जो लोग चिपके हुए थे पहले, जहां चिपके हुए थे वहीं चिपकना जो है गोंद उससे हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों अलग। मान लेते मसलम को किसी के साथ इसे जोड़ दो पीछे, पीठ और पीठ, अरे बोलो ग्लू लगा के जोड़ दो ना, जैसे मान लो दीवार से पे बैठे हैं यार, मैं दीवार में ग्लू लगा चिपका दूंगी। अब बताओ पहले दीवार को अलग कर दूंगा, पहले जहां चिपके उसे काटूंगा, मैं जहां चिपके पहले उसे काटूंगा तो क्या होने, अलग होंगे ना। यहाँ पर आओ नेक्स्ट, thus at the end of the meiosis 4 haploid cell are the formed। तो बस पूरे समरी में आपको जो देखना था वो केवल क्या देखना था, बस यहाँ पर जीवन में क्या हुआ था भैया, बोलो बोलो, ज्यादातर सेल क्या होते हैं यहाँ पर डुप्लीकेट हो जाते हैं, ये लिखा था। एस में क्या लिखा था, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन, लेकिन नंबर, बात इतनी क्लियर हो गई। और एक बात और पढ़ा था आपने कि स्पिंडल फाइबर हो जाते हैं स्टार्ट बनना कहां पर, प्रोफेज के अंदर, प्रोफेज लास्ट वाले प्रोफेज में। बस इतना था, बाकी सब कुछ आपने पढ़ लिया था। इतनी बात क्लियर है ना सर। ये चैप्टर होता है यहीं पर क्या खत्म, लेकिन चैप्टर खत्म हो गया है और चैप्टर